हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मास्टर रिवीजन में। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने मैनेजमेंट की मीनिंग और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के बिजनेस और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन सबको हम डिटेल वीडियो पिछली वीडियो में डाल चुके हैं, उसमें हमने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकर, जो दोनों एक चीज़ है। तो अगर आप तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, या फिर आप हमारे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आप ऑब्जेक्ट पार्ट 2, हमारी वीडियो का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ते हैं। इस वीडियो में चलिए आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव होते क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि नाम में लिखा है, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए आप डेफिनेशन कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स, जो इस तरह के एंड्स है टुवर्ड विच द एक्टिविटीज और एक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट किया जाता है, उन्हें डायरेक्शन दी जाती है एक्शंस, एक्टिविटीज और एक्शंस को। ऑब्जेक्टिव के जरिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन को एक्शन और एक्टिविटीज उन्हें क्या करना है एक डायरेक्शन दी जाती है। इसलिए एक स्पोर्ट है, एक तरह का बैकवर्ड पॉइंट, बैकबोन की तरह है ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के। बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट इज ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ऑब्जेक्टिव्स को आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अच्छा, वो 3 कैटेगरीज, एक हमारी सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरी सोशल और पर्सनल। ऑब्जेक्टिव्स हमारी 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक सोशल और पर्सनल। चलो आप इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स और उसकी प्रोस्पेरिटी और उसकी ग्रोथ से रिलेटेड सारी चीज़ों को पूरा करना। अब डेफिनेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। दीज ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रोस्पेरिटी और एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिस नाम में लिखा है, डेफिनेशन में भी ये चीज़ को एक्सप्लेन किया कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनका मेन एम होता है प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इनके इम्पोर्टेंट, अब इनके आगे अब आगे बढ़ते हैं। द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कौन से 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें उनका फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ, वो फुलफिल हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवल, सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। The basic purpose of organization is to survive and exist in the competitive world for a longer period of time, and it is possible only when it is able to cover its cost। देखिए डेफिनेशन में भी आया है, सर्वाइवल की मीनिंग में भी, कि हर ऑर्गेनाइजेशन पहला और सबसे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इसकी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर जाए। यदि अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करी, तभी तो वो एक प्रॉफिट अटेन कर पाएगी, जिससे वो अपनी कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एनी चार्जेस, एनी एनी टाइप ऑफ चार्जेस, एनी एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पाएगी। अपनी कंपनी की जो भी डेली एक्सपेंसेस हैं, इन सबको फुलफिल करने के लिए उसे सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। इसके दूसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट एसेंशियल है। देखिए, वही पहले पॉइंट को फुलफिल करना है, प्रॉफिट होएगा तभी उसकी ग्रोथ होगी, तभी वो अपने कॉस्ट को कवर कर पाएगा। इसलिए पहले उसे सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे अब सर्वाइवल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं जियो की सिम आप सबने यूज इस्तेमाल किया। शुरुआत में जियो ने आप सबको पहली बार ने फ्री इंटरनेट दिया, जिससे सभी कस्टमर, क्योंकि पहले जियो ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले से बहुत सारे कस्टमर्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी नेटवर्क पे थे। अब उन सब नेटवर्क्स, अब अगर वो मार्केट में डायरेक्ट आते और अपने प्लान भेजते, कोई नहीं खरीदता उन्हें, कोई अपनी सिम नहीं खरीदता कि 150-200 रुपये में क्यों प्लान खरीदता इतनी स्पीड वगैरह के लिए, 4G के लिए, जबकि एयरटेल की उससे ज़्यादा स्पीड है। इसलिए जियो ने सबसे पहले अपनी फ्री नेटवर्क बांटे, फ्री इंटरनेट बांटे, जिससे सभी कस्टमर जो उनसे पुराने थे वो नए सिम पे आ गए, जिससे उन्हें फ्री इंटरनेट मिला डेली। इससे हमारे डिजिटल इंडिया भी बन गया। इसलिए उसने सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले फ्री में चीज़ें बांटी, और उसके बाद धीरे धीरे उस पर कुछ कॉस्ट लगानी, चार्जेस कर दिए, जैसे कि अब 150 रुपये, 200 रुपये, इस तरह चार्ज करने लग गई। अब चलिए आप प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉफिट हर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल होता है, एसेंशियल पार्ट है सर्वाइवल और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है,
जिससे ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है, ग्रोथ करती है, और उसका एक्सपेंशन मतलब कि अपने एक्सपेंशन मतलब अपनी ज़्यादा से ज़्यादा वो पार्ट बनाना, अपनी हर जगह अपनी ब्रांचेस खोलना, हर जगह अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करना, बिल्डअप करना, एक रेपुटेशन बनाना हर जगह अपनी कंपनी की। अच्छा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट है कि चीज़, प्रॉफिट एक तरह रिवार्ड है जो दिया जाता है बिजनेस मैन को, किस लिए? क्योंकि उसने बेयर करा, रिस्क को बेयर करा, क्योंकि उसने एक तरह से रिस्क को ही तो बेयर किया है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन चल भी सकती है, बंद भी हो सकती है, इस तरह से इस तरह का रिवार्ड है। सभी कस्टमर, जैसे जियो ने अपना चार्ज सेटअप करा, प्लान सेटअप करा कि भाई इतने रुपये कॉस्ट पे इतना रुपये प्लान मिलेगा, तो फिर सभी कस्टमर जा भी तो सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं गए। इस तरह से उसने एक तरह का रिस्क बेयर करा है। इसलिए जैसे आप देख रहे हैं, उसने भी रिस्क बेयर करा है, इसी वजह से उसकी कंपनियां सेटअप हो पाई है। इसलिए प्रॉफिट एक तरह का रिवार्ड है फॉर अ बिजनेस मैन फॉर बेयरिंग रिस्क। सब उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ गए उन्हें। अब आगे बढ़ते हैं ग्रोथ की तरफ। ग्रोथ इज द थर्ड एंड द मेन पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मेन तो प्रॉफिट और सर्वाइवल है, बट ग्रोथ से क्या है कि उसके अलग अलग ब्रांचेस खोलने पर डिपेंड करते हैं, जिससे उसके मैनी मोर प्रॉफिट और मोर सर्वाइव कर सके वर्ल्ड में, इन द ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सके इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। इसलिए ग्रोथ भी इसका एक मेन पार्ट है। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को मेजर किया जाता है उसकी ग्रोथ रेट से। और ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ सेल, कितनी बिक्री हुई है, कितनी ब्रांचेज हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कितने आदमी उनके नीचे काम कर रहे हैं, कितने सबॉर्डिनेट्स आर वर्किंग अंडर द सुपीरियर लेवल, अंडर द सुपीरियर्स। अब जैसे अब हर कंपनी की ग्रोथ को मेजर करने के लिए उसकी ग्रोथ रेट ले लीजिए। इसके लिए मैं आपको एक जियो का ही एग्जांपल देता हूँ। जियो का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसने आपको जियो, हाँ, जियो, इसके लिए मैं आपको एक जियो का ही एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं, जियो ने भी पहली बार में अपनी कंपनी के लिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि उसने पहले फ्री चार्जेस बांटे, फ्री इंटरनेट बांटे, उसने प्रॉफिट अटेन किया कुछ चार्जेस कॉस्ट करके, फिर उसने अपनी जगह जगह पे अपने ब्रांचेस खोली, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बेचे। उसके अब उसके जियो के नीचे बहुत सारे सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जियो आया था सिर्फ, उसके बाद उसने अपना एक मार्ट खोला, जियो मार्ट नाम की। आपके बारे में आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करता हूँ। जियो मार्ट खोला, उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करते जा रहे हैं। इसलिए ग्रोथ भी एक कंपनी का मेन सबसे बड़ा रीज़न होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का इज डील विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे कार्य करना जिससे सोसाइटी का भी फायदा हो और बिजनेसमैन का भी फायदा हो, इसे ही हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जिसने मेनली सोसाइटी का फायदा होता है, बिजनेसमैन का वैसे होता नहीं, वैसे कह देते हैं। द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव है जो ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का, मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव है सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट बेचेगी जिससे खरीदने वाले ग्राहक बढ़ेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इसलिए सोशल ऑब्जेक्टिव को इसलिए इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है बिजनेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। अच्छे सामान को अच्छे प्राइस पे बेचना। अच्छी भी सभी लोग इसी पे आएंगे, तो अच्छा प्राइस, एक तो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेच रहे, जैसे पिछले पॉइंट में था। अब उसे रीजनेबल प्राइस पे भी बेच रहा है, अच्छे दामों पे बेच रहा है, कम दामों पे, ज़्यादा भी नहीं ले रहा, तो फिर सब लोग इसके पास आएंगे। अब तीसरा पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टू वाट डिजायरेबल, बल्कि डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज़ में देना कुछ, इससे चाइल्ड वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अच्छा, इस तरह रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसी बहुत से फंड्स में डोनेशन देना, इस तरह की कुछ चीज़ें करना जिससे कंपनी की थोड़ी अच्छी रेपुटेशन बन पाए। अच्छा, दूसरा जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक की जिससे वेल्थ, इससे इस पॉइंट से हमारी इकोनॉमिक की भी वेल्थ होगी कि भाई चाइल्ड वेलफेयर में जो फंड जा रहा है, जिससे चाइल्ड को अच्छा खाना, अच्छी नॉलेज, सब कुछ मिल रही है चीज़ें। अब अगला, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उसे एम्प्लॉयमेंट चाहिए
तो उसी के जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी फैक्ट्री ना एक गांव में से एक एक गांव में लगा रही है। अब गांव की एम्प्लॉयज़ की गांव के किसानों की लैंड लेके उन्हीं को अपने यहाँ नौकरी दे दे, तो उन किसानों का भी फ़ायदा होगा, जिससे उन्हें जॉब मिल गई। उनके उनके बेटे को जॉब देना, अच्छी पोस्ट पे जॉब देना, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी कोई भी, जिससे बेरोजगारी घटेगी। इस तरह हमारे देश का भी फ़ायदा होता है, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, हमारी सोसाइटी का फ़ायदा होगा। अब फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, वही डोनेशन वगैरह देना बस। और दूसरा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना, जिससे हमारे नेचर को कुछ ना हो, नेचर हमारा डैमेज ना हो, और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना। ये सब सारे पॉइंट्स। अब जैसे कि अब पढ़ा है, जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी वाला, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबिलिटी, इकोनॉमिक वेल्थ, ये सारे पॉइंट का मतलब तो एक ही है, बस इन्हें अलग डेफिनेशन में लिख दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बिजनेस पेपर में लिखने की। हर बार एग्जामिनेशन में ना बिजनेस को ना हमेशा कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। जितना आप समझेंगे ना उतना ही अच्छे से आप लिख पाएंगे। बिजनेस को ना पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। बिजनेस में थियोरेटिकल नॉलेज की ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज डिपेंड करती है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी है तो आप बिजनेस पेपर आराम से पास कर पाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में आराम से कुछ दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत अच्छे मार्क्स अटेन कर रहे हैं। You can easily pass and get above the marks 90%. 90 marks you can easily have will take in business exam. So it is very, आपको हर चीज़ को समझना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी तीसरा ऑब्जेक्टिव आखिर क्या है मैनेजमेंट का? इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को हम मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज के बारे में सोचना, ऑर्गेनाइजेशन का तीसरा ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉइज के बारे में सोचना। अब एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचना ऑर्गेनाइजेशन, चलिए आगे पढ़ते हैं। द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर, ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल का कि उन्हें बेटर वर्किंग कंडीशन देना, उन्हें बेटर अच्छी जगह देंगे, अच्छी को जहाँ पे एसी लग रही है, एक आदमी उसके नीचे काम कर रहा है, अच्छे खासे लैपटॉप दे रहे हैं जिससे वो अच्छा वर्क कर पाए, तो फिर ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई ना, जिससे हमारी कंपनी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी जल्दी काम पूरा हो रहा है। और पीयर रिकॉग्निशन यानी अच्छी सैलरी देना। अब इसे अगले ही पॉइंट में पीयर रिकॉग्निशन को अगले ही पॉइंट में लिख दिया, एडिक्वेट सैलरी। पीयर रिकॉग्निशन में एक उसी के साथ उसे इंश्योरेंस करना, इंश्योरेंस देना कि भी कोई भी उसे हेल्थ चेकअप या किसी भी चीज़ में ज़रूरत पड़ी तो कंपनी वाली उसे इंश्योरेंस से पैसा भी दिला देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बोलता, ये भी अच्छा है, उसका बहुत फ़ायदा होगा। एडुकेट सैलरी दे रहे हैं जिससे वो अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं। अब उसे लास्ट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हैं, ट्रेनिंग में ताकि वो कंपनी में अच्छा परफॉर्म कर सके, और डेवलपमेंट दे रहे हैं जिससे एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो रहा है, वो धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो रहा है, जिससे वो कंपनी में और आगे काम करना चाहिए। वो समझे कि भाई अच्छी डेवलपमेंट हो रही है तो इसी में लगा रहना चाहिए, जिससे हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अटेन कर पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस। आखिर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फीचर्स ही आगे चल के इम्पोर्टेंस बनते हैं और एडवांटेजेस बनते हैं। इंपॉर्टेंस को हम एडवांटेजेस भी कह देते हैं और मेरिट्स भी कह देते हैं, सब एक ही बात है। चलो अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट के। चलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसे आप पढ़ सकते हैं ग्रुप गोल, अपने गोल को अचीव करना मैनेजमेंट का पहला टारगेट होता है, और यही इसका पहला फीचर था, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए जैसे कि मैं आपको पढ़ के देता हूँ, मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव लेना, जैसे कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, इंडिविजुअल को अच्छी सैलरी दे रही है, सब पॉइंट्स को ऑब्जेक्टिव को पूरा करना विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यानी सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, इन सबको पूरा करना। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, ये कुछ बंदे एक प्लेटफॉर्म तैयारी कर रहे हैं ताकि अपनी कंपनी के गोल को पूरा कर सके। और ये सब ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉपर मटेरियल मिल रहा है,
बेटर वर्किंग कंडीशन है, तभी वो अपने गोल, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पा रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरा इंपॉर्टेंस और दूसरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है मैनेजमेंट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। एफिशिएंसी यानी कॉस्ट को जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को, जिससे हमारी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी जाती है, कॉस्ट को इम्प्रूव करा जाता है और मिनिमम रिसोर्सेज भी कम वेस्ट होते हैं। हमारी कंपनी, हमारी हर चीज़ का फ़ायदा होता है। देखिए अब पढ़ते हैं, मैनेजमेंट करता कौन है? मैनेजर करता है। अब आगे बढ़ते हैं। मैनेजर ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। देखिए नाम में भी पता चल गया, मैनेजर्स करता है ट्राई कॉस्ट को कॉस्ट कम लगाना और इम्प्रूव करता है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद मिनिमम, कम से कम रिसोर्सेज को वेस्ट करे हुए। इसलिए मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी है, जिसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ आए। और इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और एक स्पेशलाइजेशन, ये 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन, ये 3 पॉइंट हैं जिन्हें आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार तो सही लिखा गया। स्पेशलाइजेशन, ये 3 पॉइंट हैं जिन्हें आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका हमारी बहुत फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि इनको हम आगे डिटेल में और भी पढ़ेंगे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है काम को पूरा करना समय पर। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपको इसकी उम्मीद करता हूँ आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अच्छे से आता होगा। स्पेशलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है अच्छे वेल नॉलेज पर्सन्स को मैनेजर्स बनाना, जिन्हें अच्छी नॉलेज हो हर चीज़ के बारे में, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों आए। काम पे वक्त पे काम पूरा हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो गए, मिनिमम वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गए और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी हो गए। इन सब के लिए इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हियर। तीसरा इंपॉर्टेंस है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। आपने डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को पहले मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन आपने फीचर में पढ़ा था, मैंने आपको पहले भी बताया। फीचर से आगे चल के इंपॉर्टेंस बनते हैं, इंपॉर्टेंस बनते हैं, डिसएडवांटेजेस बनते हैं और डिमेरिट्स बनते हैं। इंपॉर्टेंस मेरिट्स होते हैं और एडवांटेजेस होते हैं। अब पढ़ते हैं, तो घबराइएगा मत, किसी भी नाम से आ जाए आपको, बस इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, मेरिट्स किसी भी नाम से पूछ ले, आपको यही सब लिखना है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एक तरह की डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करते हैं। आखिर कैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, चलिए आप पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज मार्केट में डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होती है। कभी भी कभी भी कभी भी हमें कैसा भी प्रोडक्ट बनाना पड़ सकता है हमारी सोसाइटी की नीड्स को देखते हुए। जैसे कि अभी आपको देख सकते हैं, कोरोना आया था, हम सैनिटाइजर की प्रोडक्शन तेज़ करनी पड़ी, मास्क की प्रोडक्शन तेज़ करनी, हर चीज़ की प्रोडक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी प्रोडक्शन को तेज़ करना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट में को डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन किया गया है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आने पड़ते हैं, हमारी अकॉर्डिंग टू द नीड्स इन दिस सोसाइटी, अकॉर्डिंग द नीड्स फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। चलिए पढ़ते हैं मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस में इसका क्या रोल है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना पड़ता है। सो जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, जो मैनेजमेंट करता है, उसे रोज़ कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। छोटे छोटे चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो मैच कर सके, किससे, टू मैच द एनवायरमेंटल चेंजेस, ताकि वो एनवायरनमेंट के कुछ चेंजेस से सभी इन चेंजेस से मैच कर सके। इसलिए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का डायनेमिक होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और डायनेमिक नहीं होगी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं करेगी तो प्रॉफिट नहीं अटेंड नहीं, प्रॉफिट नहीं कर पाएगी तो ग्रोथ नहीं होगी। अच्छा, इसी के साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा।
और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होना फुलफिल नहीं होगा तो ना ही सोशल ऑब्जेक्टिव होगा और ना ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ अवेयरनेस फंड नहीं दे पाएगी, क्योंकि उसके पास प्रॉफिट अटेन नहीं होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसकी ग्रोथ भी नहीं हुई जिससे वो कुछ प्रॉफिट अटेन कर पाए। अच्छा, और दी इंडिविजुअल इसलिए क्योंकि उसके पास प्रॉफिट नहीं है, उसके सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो वो कैसे देगी। इसलिए डायनेमिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए अब आगे अगली इंपॉर्टेंस की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने वही तीसरा ऑब्जेक्टिव आज हमारा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को आप एक इम्पोर्टेंस में भी में लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम हर चीज़ को बिजनेस में पेपर में लिख सकते हैं। अब किसी भी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो आता है वो लिखिए। जैसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छे नंबर पक्के मिलेंगे। आप पढ़ते हैं मैं हेल्थ इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में अच्छी सैलरी देना, अच्छी रिकॉग्निशन, अच्छी पोस्ट पर देना, बेटर वर्किंग कंडीशन देना और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना। एज ऑर्गेनाइजेशन गोल, एज ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, एज इंडिविजुअल का गोल होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। कैसे, आप ज़रा इस पिक्चर को देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये आप जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसे ऑर्गेनाइजेशन को इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है और इसके में मदद कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के जब नीड्स फुलफिल हो रही है तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आर इन वन डायरेक्शन, आपको मैंने बता दिया कि वन डायरेक्शन में किस तरह करते हैं। इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर, इंडिविजुअल ज़्यादा पैसा अर्न करना चाहते हैं और इंडिविजुअल को ज़्यादा पैसे कम मिलेंगे ताकि वो अच्छे से प्रॉफिट कर सके, अपनी कुछ सेविंग्स कर सके और अपनी कुछ चीज़ ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। इसलिए इंडिविजुअल को ज़्यादा अटेन करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। और ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके और ज़्यादा कब बिके, जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। और ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे होगी, इंडिविजुअल्स के ज़रिए, बल्कि एम्प्लॉयज़ के ज़रिए, सबॉर्डिनेट्स के ज़रिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा ही अपने दो ऑब्जेक्टिव को हमेशा ही साथ लेके चलना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पढ़ते हैं एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग मोर, दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप्स। मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉयज़ ज़्यादा अर्न कर सकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग मोर, और ये फुलफिल करता है ऑब्जेक्टिव दोनों ही ग्रुप्स के, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी फंड्स देते हैं। मैंने आपको बताया था अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाना, अच्छी अच्छी चीज़ें देना, सोशल ऑब्जेक्टिव, ये सब हमने सोशल ऑब्जेक्टिव में पढ़ रखा है। अब इसे थोड़ा मैनेजमेंट थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंस के लिए, ताकि हम अच्छे से एग्जाम में लिख सकें। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ, मैनेजमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा एक वाइड रोल प्ले करता है। अब कैसा रोल प्ले करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसे पढ़ते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब कि एफिशिएंट जो काम, मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे जो काम को टाइम पे पूरा कर सके, टाइम बेसिस पे, अच्छे अच्छे टाइम बेसिस पे काम को पूरा कर सके। टाइम, अच्छे सही टाइम पे काम को पूरा कर सके, इसलिए यहाँ पे एफिशिएंट वर्ड का यूज़ किया जा चुका है। आप भी ऐसे ही अपने वर्ड एफिशिएंट, इफेक्टिव और स्पेशलाइजेशन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, जिससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिससे आप पॉइंट में एक नमी ही चमक आ जाएगी। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑलवेज हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंट मैनेजमेंट के हमेशा ही दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं। दे गिव यू इम्पोर्टेंट जो सोशल ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, जिसमें हमने तीन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और इंडिविजुअल। अब पढ़ते हैं इनकी इंपॉर्टेंस देते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव ऑब्लिगेशंस को भी, क्योंकि हमने यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बनाने के, तो फिर उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। टुवर्ड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और सप्लायर, इन सबसे अच्छे से बिहेव करना। इट इंसिस्ट ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कॉम्पिटिटिव सैलरी, गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार देना। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑल्सो, अपनी प्रोडक्शन मैनेजमेंट को तेज करके ये कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी और
हमारी सोसाइटी के इंक्रीज इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड लीड्स टू ग्रोथ ऑफ नेशन। नेशन के लिए फ़ायदेमंद है, सोसाइटी के लिए, इसलिए ये पॉइंट हमारे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, जो भी चीज़ मैं यहाँ पे अपनी पीडीएफ दे रहा हूँ, आप उसकी एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ा रखे हैं, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, और यदि आप पेपर में इसे लिख के जाएंगे कुछ गलत नहीं होगा, और आपको आसानी से ये चीज़ें याद भी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ तो फिर आप इसे एक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में इसे लिख सकें। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके छठे बस आज अब हम इसके बढ़ते हैं। अब मैंने आपको ये 5 इंपॉर्टेंस बता चुके हैं, आप अपनी मर्जी से और भी इंपॉर्टेंस इसकी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अब बने रहिए हमारे चैनल में मास्टर रिविजन्स के साथ। हम आगे ही आपके लिए आगे आप सबको नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।